हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक मॉडल है, ओप्पो का A57 मॉडल है और इसके अंदर प्रॉब्लम है कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। पूरा सील्ड पैक फ़ोन है, अभी तक किसी ने रिपेयर नहीं किया है। तो इस फ़ोन में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कि अगर किसी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है इसको रिपेयर करने का। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि नेटवर्क नहीं आया, बहुत सारे टेक्नीशियन डायरेक्ट WTR चेंज कर देते हैं या नेटवर्क IC को हीटअप करते हैं या PA या 2GPA पे काम करते हैं। तो अब मुझे नहीं पता है कि इसमें WTR का फॉल्ट है कि 2GPA की 4GPA, मुझे नहीं पता है। मैं आपके सामने इसको स्टेप बाय स्टेप ओपन करूंगा सील्ड और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है, लेकिन मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर दिखाऊंगा कि कैसे रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसीजर मैं दिखाता हूँ, थोड़ा कैमरा सामने लाओ। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो फ़ोन है मेरे पास आया हुआ है, ये फ़ोन है। आप सबसे पहले देखो, ये बिल्कुल सील्ड है, खुला नहीं है। पहली चीज़ ये है। कस्टमर ने अपना पासवर्ड भी दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं दिखा दूँ आपको, ठीक है। हाँ, ये फ़ोन है, ठीक है। आप देखो, मैंने सिम अभी लगाया हुआ है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो नेटवर्क कवरेज का फॉल्ट आ रहा है। तो अगर सबसे पहले कोई भी फ़ोन अगर आपके पास इस टाइप से आता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये लॉक खुल गया मेरा। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इसकी सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। और सेटिंग्स में जाके और आपको सबसे पहले जाना है इसके अबाउट में, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपको सबसे पहले यहाँ पे वर्जन पे जाके यहाँ पे देखो बेसबैंड वर्जन चेक करना है। कई सारे फ़ोन में सिग्नल नहीं आता है तो यहाँ पे बेसबैंड शो नहीं करता है, तो इसकी ट्रबल शूटिंग अलग होती है। तो अगर यहाँ पे बेसबैंड शो कर रहा है तो हम निश्चिंत है कि बेसबैंड शो कर रहा है, मतलब बेसबैंड वाले फॉल्ट में हमको नहीं जाना है। अगर बेसबैंड यहाँ पे नहीं शो करता है, अननोन दिखाता है, तो फिर नेटवर्क नहीं आएगा और उसका फॉल्ट फाइंडिंग का प्रोसीजर अलग है। तो एक तो पहले आप ये चेक कर लो। फिर दूसरा आप ये चेक करो कि आप फ़ोन के अंदर जाओ, ठीक है, और देखो सिम चल रही कि नहीं चल रही। तो देखो, मैंने यहाँ पे लगा रखी है सिम, और ये देखो मैंने SIM 1 में सिम लगा रखी है और यहाँ पे मैंने देखो सिम लगा रखी है और सिम डिटेक्ट कर रही है। कई बार सिम भी तो नहीं चलती है ना, तो अपन को ये भी देखना है कि सिम चल रही है कि नहीं चल रही। तो यहाँ पे आप देखिए सिम चल रही है, ठीक है। SIM 1 देखो डिटेक्ट है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा है ना। तीसरा प्रोसीजर ये होता है कि आप एक काम करो, आप अपने मोबाइल फ़ोन में ना या तो कोड अप्लाई करो, *#463 #स्टार, और उससे आप रेडियो चेक कर लो कि आपके फ़ोन में रेडियो ऑन है या ऑफ़ है, ठीक है। तो इस फ़ोन के अंदर एक्चुअली में कोड काम नहीं कर रहा है, तो मैंने एक एप्लीकेशन देखो डाउनलोड किया हुआ है, फोर्स LTE। अगर इसको डाउनलोड करके आप ऐसे ओपन करो इसको, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको बताता है कि इस फ़ोन का रेडियो ऑन है या ऑफ़ है। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए आप देख सकते हो इस फ़ोन का रेडियो भी ऑन है, ठीक है। आपको पता है कि अगर रेडियो ऑफ होता है इस फ़ोन का तो हम RFFE पे प्रोटोकॉल पे काम करते। तो इसमें RFFE प्रोटोकॉल की फ़िलहाल काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेडियो इसका ऑन है और इसका बेसबैंड भी सही है, वर्जन शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अगर नेटवर्क का फॉल्ट आता है तो आपका क्या काम है, सबसे पहले बेसबैंड चेक करना और IMEI नंबर भी चेक कर लेना, और दूसरा चेक करना इसका रेडियो। अगर बेसबैंड अननोन आया तो हमारा प्रोसीजर अलग होगा, अगर रेडियो ऑफ आया तो हमारा रिपेयरिंग करने का प्रोसीजर अलग होगा। तो अभी इस फ़ोन में देखो रेडियो भी ठीक है और बेसबैंड भी ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कभी भी इस टाइप का अगर फॉल्ट आए तो अपन को सबसे पहले इसके सबबोर्ड पे फोकस करना है। कि कई बार क्या होता है कि जो सबबोर्ड होता है ना, कई बार लोकल हम इंस्टॉल कर देते हैं और सबबोर्ड से भी कई बार नेटवर्क का इशू आता है और कई बार इंटरनेट एक्सेस का भी इशू आता है। तो ये जो तार आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तार आप देख लो, ये प्रॉपर लगी है कि नहीं लगी है। तो ये तार तो सही दिख रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो बोर्ड है ये भी ठीक है, किसी ने चेंज नहीं किया है। तो कुल मिला जुला के तो ठीक दिख रहा है। यहाँ पे कोई कंपोनेंट यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, इसका एंटीना भी ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो, इसके बाद ये तार यहाँ पे आती है, यहाँ पे ये एंटीना की लाइन है। तो यहाँ पे भी हमें देख लेना चाहिए एक बार बेसिकली, ये एंटीना कहीं पे कोई जो
एंटीना लाइन के कोई कंपोनेंट डैमेज ना हो। और इसके अंदर पूरा ये पार्ट है नेटवर्क का। तो देखिए मेरा एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी नेटवर्क सेक्शन को जब भी आप निकालो तो सील्ड को ना कटर से काट के मत निकालो, ठीक है। कई बार सील्ड को कटर से काट के निकालने में बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती हैं और नए नए फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो कभी भी अगर रिपेयरिंग अगर अपन को करना है, जैसे इस फ़ोन को रिपेयर करना है, तो अपन को क्या करना है कि ये जो नेटवर्क की जो सील्ड है यानी ये नेटवर्क सेक्शन इसी के अंदर है, तो हम इसको प्रॉपर तरीके से निकालेंगे एसएमडी मशीन से, ठीक है। तो ये मैंने कट कर लिया, ठीक है, और मैं आपके सामने इसको निकालता हूँ और फिर देखते हैं कि इस फ़ोन में फ़ॉल्ट कहाँ से है। ये मैंने लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो ये ब्रेक हो जाता है। या आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले हम सील्ड को निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आप इस सील्ड को प्रॉपर अच्छे से निकालते हैं तो बाद में हम लगा भी सकते हैं इस सील्ड को, इसीलिए सील्ड को काफ़ी अच्छे से निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हल्का हल्का हम फ्लक्स यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, और ताकि हम इसको अच्छे से निकाल पाएँ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐसे फ्लक्स यूज़ कीजिए और ये सोल्डर वायर से, ताकि हम सील्ड को बहुत आसानी से और सेफली निकाल पाएँ, ताकि अगर कभी आपको इसको लगाना हो ना तो आप लगा सकते हो। अगर इस तरीके से सील्ड आप निकालो तो कभी आपको लगे कि मैं लगा दूं फिर से सील्ड मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने के बाद, तो आप लगा सकते हो। और आराम से इसको हम सील्ड को ऐसे करके उठा लेंगे। इससे क्या होता है कि सेफ़ होता है। और ज़्यादातर आप देखना नेटवर्क सेक्शन के सामने सिम सॉकेट होता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, आराम से आप निकाल सकते हो। जब सिम विम ना हो, सीपीयू हो तो थोड़ा केयरफुली हमें निकालना पड़ता है, लेकिन इसमें सीपीयू वीपीयू तो है नहीं, तो हम इसको बड़ा अच्छे से निकाल सकते हैं। तो एक तरफ से आप हल्का सा उठाइए इसको। शोल्डर लगाने से ये सील्ड बहुत आराम से निकल जाती है। अगर बिना शोल्डर के निकालेंगे आप तो सील्ड को निकालने में टाइम लगता है। देखिए काफ़ी अच्छे से आप निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने नेटवर्क की सील्ड निकाल ली है। तो अंदर अभी कुछ भी रिपेयर नहीं है, काफ़ी अच्छे से हमने सील्ड निकाल ली है। तो किनारे का जो शोल्डर है मैं थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको माइक्रोस्कोप में इसका पूरा प्रोसीजर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर दूँ एक बार। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने सील काफ़ी अच्छे से निकाल लिया है बिना किसी डैमेज के। तो आप इसी तरीके से काम करें। कटर का यूज़ तब तक ना करें जब तक कि ज़रूरत ना हो। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये पूरा नेटवर्क सेक्शन निकाल लिया है, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। देख सकते हैं कहीं भी कुछ डैमेज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से देखा आपने कि मैंने सील निकाल दिया है। और अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए रिपेयरिंग के साथ साथ मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करते चलता हूँ। काफ़ी लोगों का कमेंट था कि नेटवर्क सेक्शन को डीप में एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस फ़ोन के माध्यम से मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा नेटवर्क सेक्शन को समझाने की। सबसे पहले अगर किसी भी मोबाइल फ़ोन में अगर रेडियो ऑफ हो जाता है, बाय द वे मान लीजिए रेडियो ऑफ हो गया, जब भी आपके पास कोई फ़ोन रिपेयरिंग करने के लिए आता है और रेडियो ऑफ है,
तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज़्यादातर RFFE डाटा RFFE प्रोटोकॉल पे कंसीडर करना चाहिए। अगर 4GPA 2GPA या WTR का या MT6177 मीडियाटेक चिपसेट है, अगर उसका RFFE प्रोटोकॉल की लाइन ब्रेक हो जाती है या उसका हार्डवेयर मिस हो जाता है तो आपके फ़ोन में रेडियो ऑफ का मैसेज आता है। इसके अलावा जब भी आप किसी फ़ोन को नेटवर्क रिपेयर करने जाते हो तो एक बार आप उसका बेसबैंड जरूर चेक करो, बेसबैंड वर्जन। अगर उसका बेसबैंड वर्जन वहाँ पे मिस होता है, इनवैलिड होता है या अननोन होता है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें फिर कंसीडर करना पड़ता है जैसे एक्सो की लाइन को, और भी बहुत सारी ट्रबल शूटिंग्स हैं। लेकिन अभी इस फ़ोन में जहाँ तक मैंने आपको दिखाया कि बेसबैंड अननोन भी ठीक है और रेडियो भी इसका सही है और फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके, और मैं पूरा सर्किट में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से किस किस लाइन पे आपको कंसीडर करना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने सील्ड जो निकाली थी, तो मैं पहले आईसी के बारे में आपको डिटेल दे दूं। देखिए, अगर हीट से आप सील्ड को निकालते हैं तो कितना सेफ निकल जाता है, कुछ भी डैमेज होने के चांस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, काफ़ी पॉपुलर नेटवर्क आईसी है MTK की, MT6177MW, ये इसकी नेटवर्क आईसी है जो हमारे पूरे जो नेटवर्क सेक्शन को कंट्रोल करती है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेशन का काम करती है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाली जो आईसी है ये आपका 4GPA है, जो बेसिकली बैंड 40 पे काम करता है, ये 4GPA है। और इधर ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये जो आईसी है 2GPA प्लस एंटीना स्विच है, एंटीना की लाइन इसी में आती है। और ये जो देख रहे हो ये DRX आईसी है, ठीक है, डायोसिटी नेटवर्क की आईसी है। तो अभी देखिए, मैंने फ़ोन का सील निकालने के बाद ये सिम यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, सेट प्रॉपर ऑन है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो एक बार वोल्टेजेस को मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि इसका रेडियो भी ऑन है और बेसबैंड भी ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट किसी आईसी पे अटैक नहीं करेंगे फ़िलहाल। सबसे पहले हम वोल्टेजेस पे पहले काम करेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है कि ये जो आईसी है MT6177, ये आईसी काफ़ी सारे मॉडल्स में लगी है, जैसे ये Redmi 9A में भी लगी है, ठीक है। तो Oppo A57 का सर्किट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम Redmi 9A को भी देख के इस फ़ोन को ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा मैं सर्किट को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि जब भी नेटवर्क का फॉल्ट आता है तो किन किन चीज़ों पे हमको कंसीडर करना है। तो सबसे पहले मेरे पास, अगर मैं स्कीमेटिक की बात करूँ, तो मेरे पास ओप्पो का A57 ये वाला है। लेकिन ये वाला जो मॉडल है ओप्पो का, ये दूसरा है, ये ओल्ड मॉडल है, ये 2022 या 20 का मॉडल है, तो ये सेम नहीं है A57। हमारा जो A57 है वो अलग है। हमारा जो हम रिपेयर कर रहे हैं ये A57 ये वाला है। मैं आपको दिखा दूँ, हार्डवेयर सॉल्यूशन में मैं बोर्ड की शेप आपको दिखाता हूँ। ये ओप्पो का A57, ये देखिए A57 4G 2022 मॉडल है। और ये इसका नेटवर्क का मैं एक बार PDF निकाल लेता हूँ, थोड़ा देखिएगा इसको अच्छे से आप लोग। ये हमारा है मीडियाटेक का चिपसेट है। तो ये तो हार्डवेयर सॉल्यूशन है। खैर, हार्डवेयर सॉल्यूशन तो आप सभी जानते हो, लेकिन मैं आपको सर्किट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे इसको हमको डायग्नोसिस करना है। तो मेरे पास ये सेम मॉडल का तो सर्किट नहीं है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, रेडमी में 9A जैसे मॉडल्स में, लॉट ऑफ मॉडल्स में ये आईसी लगी है, लेकिन मैं 9A की अगर बात करूँ तो इसमें 6177MV ये लगी है। तो इस पे हम ज़्यादा कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये सर्किट खुल गया और ये लेआउट हो गया आपका, ठीक है, ये नेटवर्क सेक्शन आ गया। तो देखिए, ये वाली आईसी इसमें लगी है, इसका नंबर है U3101, ठीक है। इस आईसी को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, U3101, और इसको जैसे ही सर्च करेंगे तो ये आपकी आ गई नेटवर्क आईसी। आप देख सकते हो सेम नेटवर्क आईसी है, MT6177MV, ठीक है। ये आपकी नेटवर्क आईसी यहाँ पे अवेलेबल आ गई, ठीक है। अब हमें करना क्या चाहिए, समझो पहले। अगर जब भी नेटवर्क का फॉल्ट आए, इसमें नेटवर्क सर्च भी नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले किन किन चीज़ों को आपको फोकस करना है, ठीक है। किन किन चीज़ों को फोकस करना है, देखो ध्यान से। जितनी भी MT6160 आईसी है या WTR आपने 2965 पढ़ी है, इसके अंदर दो इनपुट्स होती हैं। एक इनपुट होती है 1.8 की, जो पावर आईसी से आती है, ये आप देख पा रहे हो।
और एक है 1.2 जिसको DIG वोल्टेज हम बोलते हैं, डिजिटल इनपुट। तो ये दो वोल्टेजेस यहाँ पे इन हो रही है, 1.8 और ये 1.2, और ये दो वोल्टेज आईसी के दो और पार्ट में इन होती है, RX TX में अलग अलग पार्ट में इन होती है। तो ये 4 जगहों पे, 5 जगहों पे देखो ये 1.8 और 1.2 की वोल्टेजेस जो इन हो रही है, ये इसके इनपुट लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा BSI D1 डेटा इनपुट है, एक BSI डेटा आउटपुट है, क्लॉक है, अनेबल है। आपको याद होगा कि जब हम क्वालकॉम हैंडसेट पढ़ते थे तो RFFE प्रोटोकॉल से कंट्रोल होती थी आईसियाँ, WTR या SDR। इसके अंदर BSI प्रोटोकॉल से कंट्रोल हो रही है, प्रोटोकॉल लाइन है। तो फिलहाल अभी प्रोटोकॉल चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं TX डिटेक्शन की लाइन है, ये RF TX डिटेक्शन, ये इसको पैड डिटेक्शन CPL लाइन भी बोलते हैं। इस लाइन के ब्रेक होने से भी सिग्नल का प्रॉब्लम आता है, ये लाइन एंटीना स्विच से आती है। उसके बाद से एक RCL की रजिस्टर पुल डाउन है, और यहाँ पे एक VB क्लॉक है। इस लाइन के ब्रेक होने से ज़्यादातर बेसबैंड अननोन की प्रॉब्लम आती है, अनेबल, ये बेसबैंड अननोन की प्रॉब्लम आती है। और ये VIO 1.8 एक और आईसी के अंदर एक पार्ट में और आती है। और ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, XON, ये भी लाइन ब्रेक हो जाए तो बेसबैंड अननोन की प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ सकती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ लाइनें थी यहाँ पे जो जिससे डिफरेंट फॉल्ट्स आते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 16 लाइन मिलेगी डेटा की। आप देख सकते हो 4 डिटेक्शन की लाइन मिलेगी CPU से, IP IN QP QN, 4 TX की, 4 PRX की यानी प्राइमरी रिसीविंग, और 4 DRX के डाइवर्सिटी रिपेयरिंग। हम ये सब चेक करेंगे अभी रिसीविंग। और ये बैंड्स की लाइन्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो हमारे फ़ोन में तो रेडियो ऑन है, तो ये प्रोटोकॉल ये सब चेक नहीं करने की ज़रूरत है फ़िलहाल अभी। और हमारे फ़ोन में बेसबैंड भी शो कर रहा है, तो ये एक्सो वाली लाइन भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम ये चारों वोल्टेज को कंसीडर करते हैं, 1.8 और 1.2। तो एक्चुअली में क्या होता है कि देखो, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि MT6177 को ये जो दोनों वोल्टेज आती है ना, 1.8 और 1.2, ये वोल्टेजेस कई बार जब आप चेक करने जाओगे विद सिम या विदाउट सिम, तो ये वोल्टेजेस आती है PM से। अगर ये वोल्टेजेस नहीं बनती है तो बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारी PM खराब है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। अगर ये वोल्टेजेस ड्रॉप होती हैं तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप डायरेक्ट पावर IC पे काम नहीं करोगे। अगर ये वोल्टेजेस आप चेक करने जा रहे हो और आपके फ़ोन में नेटवर्क का फॉल्ट है और ये वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो हो सकता है आपके फ़ोन का रेडियो ऑफ है। क्योंकि किसी फ़ोन का अगर रेडियो ऑफ हो जाए तो ये दोनों वोल्टेजेस पावर IC ड्रॉप डाउन कर देती है, और हम सोचते हैं कि PM ख़राब है, ठीक है। तो कभी भी आप इन वोल्टेजेस को अगर चेक नहीं बनती है तो डायरेक्ट आप पावर IC पे अटैक मत करना। इसके अलावा हमारा जो MT6177 ट्रांसीवर IC है, ये भी कभी कभी ख़राब हो जाती है। उस कंडीशन में भी ये वोल्टेज ड्रॉप मार देती है, क्योंकि हमारा जो ये पूरा सर्किट है APMS सिस्टम पे काम करता है, एडवांस पावर मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी रीजन से ख़राब होता है तो हमारा जो आउटपुट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये हो गया आपकी मेन नेटवर्क IC। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लगा है 2GPA, देखो U3305। तो इसको, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। U3305 यहाँ पे देखिए लगा है 2GPA। तो सबसे पहले जो हमारा एंटीना होता है, इसकी जो लाइन होती है वो इसी PA के अंदर आती है, ये वाली, ठीक है। अगर किसी रीजन से ये एंटीना लाइन मिस हो जाती है, ध्यान रखना, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका फ़ोन नो सर्विस में जा सकता है। ये एंटीना लाइन, इसको अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। इस एंटीना लाइन को कभी आप लोग मत भूलना। इसके अलावा इस IC में एक CPL लाइन होती है, अगर ये भी ब्रेक हो जाए तब भी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ सकती है। और ये जो PA होता है, इसके अंदर एक वोल्टेज आती है 1 APC की, एक आती है 1.8, यहाँ पे LT VMEP आती है, और ये प्रोटोकॉल लाइन होती है, और इसमें एक PPH की सप्लाई आती है जिसको BBET RF के नाम से यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो एक बार हम किसी भी IC को चेंज करने के पहले इन सभी वोल्टेजेस को कंसीडर कर सकते हैं, और बैंड पे भी काम करेंगे अगर बैंड का फॉल्ट आएगा तो। इसके अलावा इस IC के अंदर एंटीना स्विच भी है जो हमारे बैंड को स्विच करता है। और एक चीज़ और इसमें लगी है, ये वाली जो आप IC देख रहे हो, ये कहाँ गई,
ये वाली, ये इसको बोलते हैं 4GPA। इसके बारे में भी कुछ बता दूं मैं आपको, U3202। तो यहाँ पे चलते हैं U3202, और ये जो आईसी है इसको हम 4GPA पे काम बोलते हैं, और ये बैंड 40 के लिए स्पेशली जानी जाती है। ये जो आईसी होती है बेसिकली, इस आईसी के ख़राब होने से ना हमारे फ़ोन में 4G सिग्नल का बेसिकली फॉल्ट आता है। जैसे कई बार 2G 3G काम करता है, 4G काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हम 4GPA पे अटैक करते हैं। और 4GPA जो होता है इसमें भी ये मीपी क्लॉक डाटा यानी प्रोटोकॉल लाइंस हैं, इस पर भी एक 1.8 की सप्लाई आती है, और इस पर भी एक BPS सप्लाई आती है जिसको बी बेट के नाम से जाना जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कहाँ गई बी बेट की लाइन। बीबेट की लाइन देखते हैं कहाँ है, ये बीबेट RF, देखिए ये बीबेट की लाइन यहाँ पे आ गई, और एक लाइन आती है यहाँ पे देखिए, एक लाइन और है यहाँ पे, ये BPA। ये जो BPA की वोल्टेज आती है इसके मल्टीपल पिंस में एक पावर आईसी से वोल्टेज आती है, BPA सिम लगाने के बाद आती है, और ये जो सप्लाई आती है ये आपकी 0.5 से लेकर 3.7 के बीच में आती है। वो डिपेंड करता है कि PA पे लोड कितना है, उसकी स्विचिंग कैसी हो रही है, नेटवर्क की स्ट्रेंथ कैसी है जहाँ पे आप खड़े हो। तो इस तरीके से हम सबसे पहले तो इन सब वोल्टेजेस को कंसीडर करेंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो चलिए मैं आपको पूरी वोल्टेजेस एक एक करके चेक करके देखते हैं कि सिचुएशन क्या है इस फ़ोन की। तो सबसे पहले वोल्टेजेस चेक करने के लिए हमको फ़ोन में सिम डालना ज़रूरी है। तो A57 का हम हार्डवेयर सॉल्यूशन निकालते हैं जिससे कि आसानी से चीज़ों को आप समझ पाएँ, और नेटवर्क सेक्शन में जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम चेक करेंगे, ये है हमारी नेटवर्क आईसी, यहाँ पे एक 1.8 आनी चाहिए। इस कैपेसिटर पे आप देख सकते हैं ये हमारे RF एक्सो सेक्शन को अनेबल करती है, और यहाँ पे एक 1.2 आनी चाहिए, और यहाँ पे एक 1.8 आनी चाहिए। ये वाली वोल्टेजेस हम चेक करते हैं कि यहाँ पे मिल रही है कि नहीं। तो चलिए चेक करके स्टार्ट करते हैं कि ये वोल्टेज अवेलेबल है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैंने सिम लगा रखा है, आपके सामने ये आईसी है, ठीक है, और चेक करते हैं कि ये वोल्टेजेस अवेलेबल हैं कि नहीं। तो एक पिन को मैंने ग्राउंड लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, और एक पिन को मैंने ग्राउंड लगाया हुआ है, और ये देखो वोल्टेज यहाँ पे अगर चेक किया जाए तो देखिए 1.8 अवेलेबल है। तो ये तो एक्सो इन के सेक्शंस को एक्टिव करने के लिए है। और ये जो यहाँ पे ये वाली जो वोल्टेज है, यहाँ पे देखते हैं कोई वोल्टेज है, तो यहाँ पे तो कोई वोल्टेज नहीं बन रही है, देखिए यहाँ पे नहीं बन रही है। और एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नहीं बन रही। यहाँ पे देखो एक 1.8 और एक 1.2 आनी चाहिए, ये इसकी वोल्टेजेस होती हैं, ये सिम लगाने के बाद स्टेबल होती हैं इस आईसी को काम करने के लिए। लेकिन देखो अभी यहाँ पे वोल्टेज ना आने का मतलब ये मत समझना कि पावर आईसी ख़राब है। एक्चुअली में क्या होता है कि अभी हमारा फ़ोन नो सर्विस में है, तो कभी कभी हमारी MT6177 अगर ख़राब हो जाती है तब भी ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है या फ्लक्चुएसन में होती है। तो अभी फ़िलहाल नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट पावर आईसी पे अटैक मत करना, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं 2GPA पे, यहाँ पे। तो ये जो 2GPA है इस पे हमेशा एक बीबेट की सप्लाई आती है। तो देखते हैं, एक बीबेट की सप्लाई आ गई, ये आ गई बीबेट की सप्लाई, और एक इसमें आती है 1.8। तो देखते हैं 1.8 इसको मिल रही कि नहीं, शायद यहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है, एक बार हार्डवेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ये सप्लाई कहाँ मिलती है 1.8 की। तो 1.8 की सप्लाई आपकी ये देखिए, ये यहाँ से होते हुए यहाँ से ये छोटे वाले कैपेसिटर पे मिलती है, इस पे, ठीक है। तो एक बार मैं चेक करके देखता हूँ कि ये 1.8 इस छोटे वाले कैपेसिटर पे अवेलेबल है कि नहीं। तो ये अवेलेबल है, देखिए, ठीक है। तो ये 1.8 तो आ गई, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है। अब हम 4GPA पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इस 4GPA पे भी एक आती है BPH, देखते हैं आ रही है, आ रही है। एक आता है 1.8, ये भी है, और यहाँ पे आता है BPA की सप्लाई। तो सिम लगी हुई है इसीलिए BPA की सप्लाई चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं BPA की सप्लाई नहीं आ रही है। तो देखिए कई बार हम सोचते हैं कि BPA की सप्लाई नहीं आई तो पावर आईसी ख़राब है, क्योंकि ये BPA की जो सप्लाई है ना, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो BPA की जो सप्लाई है, ये देखो, ये वाली वोल्टेज फॉर PA, क्योंकि मीडियाटेक में APT तो है नहीं, 5G फ़ोनों में आजकल APT आ रही है, लेकिन 4G फ़ोनों में APT आती नहीं है। तो कई लोग सोचते हैं कि ये BPA की वोल्टेज नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखो इसकी जो BPA की वोल्टेज आती है वो आती है
पावर आईसी से, देखो इस कॉइल से होते हुए। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप एक नेटवर्क फॉल्टी फ़ोन में अगर बीपीए चेक कर रहे हो तो ये नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि जब आपकी सिम डिटेक्ट होती है, जब 4G सिग्नल आते हैं, उसके बाद ये बीपीए की वोल्टेज जनरेट होती है। तो अगर वोल्टेज नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके फ़ोन की पीएम ख़राब हो गई। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी हम बीपीए नहीं बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि पावर आईसी बदल देंगे। और जो MT6177 की जो दोनों वोल्टेज है 1.8 और 1.2 नहीं बन रही, इसका मतलब ये नहीं कि हम पावर आईसी बदल देंगे। अभी पावर आईसी को बिल्कुल नहीं छुएंगे। वही गोल्डन जो रूल होता है हमारा कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप RFIC को रिप्लेस करके देखो। ये जो हमारी जो RFIC है ना, इसको आप भाई बदल के देखो, ये वाली ऐसी RFIC, ये वाली। क्योंकि ये जो RFIC होती है सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। इसके ख़राब होने से जैसे नेटवर्क सर्च ना करना, दोनों वोल्टेजेस का ड्रॉप हो जाना, इस तरीके से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एक बार पहले इसको रिप्लेस करके देख लेंगे। अगर इसको रिप्लेस करने के बाद बात नहीं बनी, देन वी विल सी अनदर ऑप्शन, ठीक है। तो हम मोबाइल फ़ोन को करते हैं ऑफ, ठीक है। हम मोबाइल फ़ोन को करते हैं ऑफ और स्टार्ट करते हैं। मैं मोबाइल फ़ोन को करता हूँ ऑफ, ठीक है। और ये सिम को मैं निकाल लेता हूँ और सबसे पहले हम MT6177 को रिप्लेस करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट हम इसको एक बार रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारे पास MT6177 थी, हम इसको अब दूसरी आईसी रिप्लेस करेंगे इसकी जगह। तो मेरे पास एक दूसरी MT6177 है, तो मैं एक बार इसको रिप्लेस करके देख लेता हूँ, ठीक है। इसकी ऑलरेडी बोर्ड बनी हुई है, तो हमारा डायरेक्शन अपोजिट था। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने इसके MT6177 को चेंज कर दिया है। अब मैं एक बार इसको बोर्ड में लगा के देखता हूँ कि अभी सिचुएशन क्या है, नेटवर्क हमारे आए कि नहीं। तो एक बार देखिए, आप कभी भी कोई फ़ोन आता है तो आप सबको पता है, आप सब रिपेयर करते हो कि ये जो नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है इससे ज़्यादा आता है। तो हम कुछ भी करने के पहले एक बार नेटवर्क आईसी को रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज भी ड्रॉप हो रही थी, नहीं बन रही थी। तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अभी देखी गई है, मार्केट में आती है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसको चेंज करके देख लिया। अगर इसको चेंज करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सेम होगी, देन हम दूसरा जो प्रोसेस है वो अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं।
सिम लगा के, सिम भी मैं लगा ही लेता हूँ। देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम एक बार देख लेते हैं नेटवर्क आया कि नहीं। तो अभी तक तो नहीं आया नेटवर्क। तो एक बार सिम भी चेक कर लेते हैं कि सिम डिटेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके बाद फिर देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये सिम तो डिटेक्ट हो रही है, और यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे सिम भी डिटेक्ट हो रही है, लेकिन सेट अभी भी हमारा नो सर्विस में है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेटवर्क आईसी को रिप्लेस करने के बाद भी हमारा नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो फर्दर हम क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नेटवर्क सर्च नहीं हो रहा है। अगर नेटवर्क सर्च नहीं होता है तो ये एक्चुअली में नेटवर्क आईसी की भी प्रॉब्लम आती है, और ये ज़्यादातर 2GPA से भी प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क का सर्च ना होना। आप देखो यहाँ पे, जब भी मैं नेटवर्क को यहाँ पे सर्च करता हूँ ना, यहाँ देखो, जब मैं यहाँ पे नेटवर्क को सर्च करने जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे जब हम भी नेटवर्क को जब भी सर्च करते हैं तो ये ज़्यादातर फेल्ड हो जाता है। देखिए ये देखिए ऑटो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में नेटवर्क आईसी भी ख़राब होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम 2GPA से भी आता है, क्योंकि जो 2GPA होता है उसमें एक एंटीना की लाइन भी हमें चेक करनी चाहिए, और एक जो CPL लाइन है उसको भी एक बार कंसीडर करना चाहिए। और इसके अलावा जो 2GPA की पूरी वोल्टेजेस इनिशियली स्टेज पे इन हो रही है कि नहीं, और एक बार 2GPA पे भी देखते हैं हम। चलिए एक बार 2GPA को भी एक बार हम कंसीडर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम और हो सकती है इसमें। तो हम एक बार चलते हैं 2GPA पे काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे अब लगता है कि 2GPA पे हमें काम करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अगर नेटवर्क आईसी को रिप्लेस करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम है तो एक बार एंटीना लाइन देख सकते हो। लेकिन इस फ़ोन में मैंने एंटीना लाइन को इसीलिए नहीं देखा क्योंकि एंटीना लाइन जब ब्रेक होती है ना तो लो सिग्नल का फॉल्ट आता है या फ़ोन नो सर्विस में जाता है। लेकिन जो नेटवर्क आईसी थी उसकी जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो फ्लक्चुएसन में होती हैं, लेकिन इस फ़ोन में नेटवर्क आईसी की दोनों वोल्टेजेस ड्रॉप है। सो इसीलिए मैंने नेट एंटीना लाइन को पहले कंसीडर नहीं किया क्योंकि इसका चांस कम लगता है। अब हम 2GPA जो है ना इस पर एक बार देखेंगे, क्योंकि 2GPA के अंदर एंटीना स्विच भी है, और आपको पता है कि जो एंटीना स्विच होता है ना वो बैंड को सिलेक्ट करता है किस बैंड पे आपकी सिम काम कर रही है। अगर इसके अंदर का एंटीना स्विच ख़राब हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क सर्चिंग का इशू आता है, फ़ोन नो सर्विस में जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट इस पीए को रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम इस 2GPA को निकाल के इसकी एक CPL लाइन होती है उसको एक कंसीडर करेंगे, और इसके पूरे जो पैड्स होते हैं, इनपुट तो यहाँ मिल गई हमको 1.8 और 3.7, लेकिन ये मल्टीपल पैड पे इन होती है और भी इसकी पैड्स होती है, उसे कंसीडर करेंगे। कई बार फ़ोन फिजिकल डैमेज से इसकी पैड्स ब्रेक हो जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम आती है। तो एक बार चलो मैं ना 2GPA को निकाल लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि इसके अंदर के कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं। तो फटाफट एक बार हम 2GPA को उठाते हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो ये हमारा 2GPA है। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लूँ, ये हमारा 2GPA है। तो इसका डायरेक्शन अपोजिट पे है, डॉट इधर है, हमको ध्यान रखना होगा।
और एक बार मैं 2GPA को निकाल लेता हूँ बोर्ड से। ठीक है, टू जी पी ए निकालने के बाद ठीक है, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं पहले तो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि पीए को निकालने के बाद किस किस पिनों को कंसीडर हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने पीए को निकाल लिया है। अब पीए को निकालने के बाद इसकी जो मेन जो सप्लाइयाँ हैं उसकी रीडिंग से एक बार अंदर से भी पैड में ले लेते हैं, क्योंकि कई बार बाहर तो कैपेसिटर्स पे वोल्टेजेस आती है लेकिन पैड में मिस होती है वोल्टेजेस। तो एक बार जब हमने पीए निकाला है तो एक बार हम कंसीडर कर ही लेते हैं। तो देखिए ये जो पीए है अगर आप देखेंगे तो रेडमी नोट 9 में भी लगा हुआ है। तो मैंने एक नोट 9 का एक बार यहाँ पे देखो रीडिंग निकाला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पे एक बीबेट लाइन हुई, बीसीसी ये हुई, और VIO 1.8, और क्लॉक डाटा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे रेडियो ऑफ हो सकता है। और बाकी CPL लाइन जो होती है इसकी रीडिंग तो आपको OL भी मिल सकती है, क्योंकि इस लाइन में कई बार कैप्स भी लगे होते हैं सीरीज़ में, और हाई वैल्यू की रजिस्टर्स भी हो सकती है। तो मेन हम ये वाली रीडिंग्स हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाली पिन की रीडिंग कैसे लेते हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेम पीए है तो हम इसमें से ईज़िली हम देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में और उस फ़ोन की रीडिंग एक बार कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर और मैं देखता हूँ, रीडिंग लेता हूँ, तो दूसरे नंबर की रीडिंग है लगभग 362 और उसमें आ रही है 404। तो ठीक है, उसके नीचे VCC है तो यहाँ भी रीडिंग देखिए 404 आनी चाहिए, 364 है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे तो देखिए एक रैंप की पुल डाउन रजिस्टर लगती है, ये भी निकल जाने से फॉल्ट आता है। इसके बाद VIO की आती है 2.8, तो इसकी रीडिंग है 305। ठीक है, तो ये भी ठीक है, 276 वहाँ पे आनी चाहिए। और ये क्लॉक डाटा भी चेक ही कर लेते हैं। जो हमारा क्लॉक और डाटा है ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आ रहा है 610, और दूसरी पे भी आना चाहिए, सॉरी इस पे 610 है, 510, और इस पे भी 510 आना चाहिए, ये भी ठीक है। तो ये अंदर की पैड रीडिंग भी ठीक है। तो मैं एक बार दूसरा 2GPA लगा के देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा फ़ोन है उसका 2GPA में निकाल के लगा के देख लेता हूँ। तो ये हमारा 2GPA है दूसरा, ये सेम मॉडल का 2GPA है, देखिए ये। और ये हमारा पुराना वाला पीए है, तो मैं इसको लगा के एक बार इंस्टॉल करके देखता हूँ। ठीक है, मूव कराने से ये होता है कि प्रॉपर इंस्टॉल हो जाता है ये। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पीए को भी इंस्टॉल कर लिया, नया पीए। और पूरी उम्मीद करते हैं कि इस पीए को इंस्टॉल करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक कहता है कि सिग्नल आ जाना चाहिए। यही वाला पीए हमने इंस्टॉल किया है दूसरे फ़ोन में से निकाल के, तो एक बार देख लेते हैं सिग्नल आता है या नहीं।
अगर अभी भी सिग्नल नहीं आएगा तो फिर हम नेटवर्क आईसी को निकाल के फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नेटवर्क सेक्शन की रिपेयरिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अगर नेटवर्क आईसी को भी रिप्लेस करने के बाद अगर काम नहीं होता है तो उसकी कंडीशंस के हिसाब से इसकी रिपेयरिंग होती है, तो इसको तो आपको ध्यान रखना है। अगर रेडियो ऑफ होता है या और कोई प्रॉब्लम होती तो वो काफ़ी क्लोजली रिपेयर हो जाती है, लो नेटवर्क ये सब। लेकिन इस टाइप की रिपेयरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिम लगाया। ठीक है, और देखते हैं ऑन करके एक बार। चलो सेट तो ऑन हो गया। तो कई बार डेड भी हो जाता है पी लगाने के बाद ओवर हीट होने से कई बार सीपीयू भी शॉर्ट कर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो सेट तो ऑन हो चुका है। अब नेटवर्क की बात रही तो देखते हैं नेटवर्क आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि लॉक तो ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिग्नल अभी तक तो आया नहीं। ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ है, तो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। कई बार सिग्नल लेट से भी आता है। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये सिग्नल आ चुका है और 2GPA को रिप्लेस करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। एक बार हम कॉल लगा के भी देखते हैं, ये देख सकते हैं एयरटेल सर्विस ऑपरेटर। देखिए एयरटेल आ गया, पहले नो सर्विस आ रहा था। और ये रोमिन की सिम है, तो इसका रोमिन टर्न ऑन करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं पूरा ये नेटवर्क आ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एक नेटवर्क कम इसीलिए है कि पूरा इसको पैक करना पड़ेगा। और एक बार हम कॉल लगा के देखते हैं, मैं अपने नंबर पे कॉल लगा के देखता हूँ कि कॉल लगती है कि नहीं, क्योंकि कई बार पीए को लगाने के बाद भी प्रॉब्लम आती है। तो एक बार हम कॉल करके देखते हैं, क्योंकि ये कस्टमर की सिम है तो डेफिनेटली हम देखते हैं कॉल लग रही कि नहीं। एक बार हम कस्टमर केयर लगा के देखते हैं, क्योंकि ये सिम बाहर का फ़ोन है, रोमिन में है। तो एक बार अपन को देखना पड़ेगा कि या तो फिर हमें अपनी सिम लगा के, क्योंकि हम अपनी सिम इंस्टॉल नहीं करते हैं। आप सबको पता है कि सिम लगाना थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो लेकिन नेटवर्क तो आ गया है, देखते हैं, बोलते कॉल करके देखते हैं। कस्टमर केयर एक बार कॉल करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस सिम को लगाने के बाद यहाँ पे कॉलिंग में दिक्कत आ रही है। आप देखो, जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट ये है कि ये जो सिम है, पता नहीं, ये सिम एयरटेल की सिम है। एक बार हम नेटवर्क सर्च करके देखते हैं, पहले नेटवर्क सर्च नहीं हो रहा था, अब नेटवर्क सर्च होता है कि नहीं, एक बार देखते हैं हम।
क्योंकि पहले हमने जब ये फ़ोन आया था तो हमने दूसरी सिम से भी इसको चेक किया था, तब भी नहीं था सिग्नल। तो अभी मैं एयरटेल की हो सकता है दूसरी सिम इंस्टॉल करके देखता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये सिम में कुछ इशू। देखिए हाँ आ गया, आप देख सकते हैं एयरटेल 4G आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4G का अब ये देखिए यहाँ पे आया है, देखिए +4G आ गया। अब मैं कॉल करके देखता हूँ, कहीं हो सकता है अब कॉल लग जाए। देखिए इसका, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4G आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए 4G आ चुका है, लेकिन कॉल देखिए कनेक्ट नहीं हो रही है। कई बार ये पीए की भी दिक्कत होती है कि कॉल सिग्नल आते हैं लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती है। तो एक बार मैं अपना नंबर कॉल करके देखता हूँ। देखिए मैं एक बार, हम दूसरी सिम इंस्टॉल करके देखते हैं। हम आपको बताते हैं दूसरी सिम, सेम एयरटेल की सिम हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए सिग्नल भी आ गया है और 4G भी आ गया है, लेकिन फिर भी कॉल नहीं लग रही। आपको सिर्फ मैं चेक कराने के लिए इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि ये फ़ोन ठीक हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ़ोन ठीक हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि ये, क्योंकि पहले तो नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, देखिए पहले, हो सकता है इसमें रिचार्ज ना हो सिम में। क्या है, ये कस्टमर की सिम है तो मुझे नहीं पता कि इसकी सिचुएशन क्या है। तो एक बार मैं दूसरी एयरटेल की सिम इंस्टॉल करके देखता हूँ, ठीक है, या किसी दूसरे की, लेकिन मैं एयरटेल की ही सिम इंस्टॉल करता हूँ क्योंकि एयरटेल का नेटवर्क आया है। तो मैं एयरटेल की ही सिम इंस्टॉल करके देखता हूँ। ये कस्टमर की सिम है तो मैं इसको निकाल देता हूँ और मैं दूसरे किसी फ़ोन की सिम लगा के देखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ एयरटेल की। दिखा, तो हमारे पास एक सिम और है, हम देखते हैं। वैसे कस्टमर के फ़ोन में आप अपनी सिम ना लगाएं, लेकिन ये जो है हमारे क्लोज़ हैं उनका फ़ोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने जिससे फ़ोन लिया है वो स्टूडेंट ही है। तो ये देखिए यहाँ पे जियो की सिम मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि एयरटेल की सिम तो चली अब यह है नहीं अभी हमारे पास। तो हम जियो की सिम लगा रहे हैं जो हमारे पास सिम है, और फिर देखते हैं एक बार लगा के। देखिए मैंने जियो की सिम लगाई है, और देखते हैं जी। देखिए जियो का भी नेटवर्क यहाँ पे आ चुका है, यहाँ देखो ये 4G। और अब मैं कॉल करके देखता हूँ कि कॉल कनेक्ट होती है कि नहीं। थोड़ा सेट स्लो है, देखिए देखिए कॉल कनेक्ट हो चुकी है और हमारा फ़ोन ये ठीक हो चुका है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं सिग्नल है, और हम जब इसका पूरा पैकिंग कर देंगे, पूरा पैक कर देंगे, तो ये जो सिग्नल है ये भी फुल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कि देखिए हमारा फ़ोन ठीक हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि काफ़ी मशक्क़तों के बाद हमारा फ़ोन ठीक हुआ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये बेसिकली 2G PA का फॉल्ट था। अगर मुझे यूट्यूब वीडियोज़ ये नहीं बनाना होता तो मैं डायरेक्ट 2G PA को रिप्लेस करता, इतनी टेस्टिंग वेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि जब भी इस टाइप का फॉल्ट आता है जिसमें नेटवर्क सर्च नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम हमारी बेसिकली RFIC की भी होती है, और ये 2G PA से ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो हमारा 4G PA है वो जब फॉल्टी होता है तो 4G सिग्नल जब हम सर्च करते हैं मैनुअली, तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। अगर अभी भी इसको रिप्लेस करने से नहीं होता तो मैं नेटवर्क IC को निकाल के इसकी 16 डेटा लाइन की रीडिंग्स लेता, और उसके अंदर एक पुल डाउन रजिस्टर्स होती है उसको भी आर कॉल की देखता, और कई बार CPU भी रिवॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया।
तो मुझे उम्मीद है कि एक छोटे से वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था A03 कोर का, उसमें आपका बहुत प्यार मिला, आपके इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपके जो मैसेजेस होते हैं, आपके जो व्यूज़ होते हैं, वो देख के मेरा भी मनोबल बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियोस मुझे अपलोड करने का भी मन करता है। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियोस को देखते रहें और आप अपना प्यार बनाए रखें, यही मेरे लिए बहुत है। और मैं अपनी नई नई चीज़ों को रिसर्च करके आपके सामने लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो नया बैच है वो 1 फरवरी से स्टार्ट है। तो जो भी सेल फोन सोल्यूशन की टीम से मिलना चाहता है, कुछ अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहता है, जो नए स्टूडेंट हैं जिनको कोर्स करना है, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेल फोन सोल्यूशन आ सकते हैं। चाहे आपको बिल्कुल भी मोबाइल खोलना नहीं आता, वो भी आ सकते हैं। और अगर किसी को 10 ईयर का एक्सपीरियंस है या आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया और आप नहीं सीख पाए, वो भी आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।